जी वेलकम बैक। जो जीआईटी रिपोर्ट्स हैं जी उन पर बात कर रहे हैं और ये मानना कि जी इनमें कुछ नया नहीं है, रियलिटीज़ हैं वही जो हम जानते थे, अब वो जीआईटी रिपोर्ट की शक्ल में आ गई। इनके कुछ मंदरजात पहले भी मीडिया में चलते रहे, चीज़ें चलती रहीं। अब एक और डिबेट इस सारे मामले में है कि जी एक वो मौक़िफ़ जो सिंध हुकूमत का है पीपल्स पार्टी का और एक वो मौक़िफ़ जो वफाक का है। सज्जाद मीर साहब, आप कैसे देखते हैं, इस पर बात करनी चाहिए या इस पर बात करना वक्त का ज़िया है कि क्या कुछ होता रहा? वो जीआईटी रिपोर्ट्स बता रही हैं, क्यों एक्शंस नहीं लिए जाते रहे, और फिर जिस तरह से अभी इफ्तिखार अहमद साहब ने कहा कि जो लोग लेकर आए उनसे सवाल करना चाहिए, क्या ये यही रियलिटी है या देयर इज मोर टू इट? देखिए, इफ्तिखार साहब बिल्कुल बात तो ठीक कह रहे हैं, लेकिन मैं ये कहना चाहता हूँ कि ये जीआईटी है होती क्या है। 90 से पहले पाकिस्तान में जीआईटी का कोई लफ्ज था ही नहीं, कोई कॉन्सेप्ट नहीं था और शायद कानून में अब भी नहीं है। यानी जीआईटी की रिपोर्ट पर किसी को सजा नहीं हो सकती। इसका एक तरीका है, हमारे यहाँ प्रोसीजर है, इंक्वायरी होती है, तफ्तीश होती है, मुकदमा बनता है और उसके एक प्रोसेस के साथ चलता है। ये 90s में जब कराची में मिलिट्री एक्शन हुआ, उसके बाद रेंजर्स का कानून चला था, रसूलुल्लाह बाबर साहब ने सारे काम किए, तो उस वक्त महसूस हुआ कि कुछ शायद पुलिस इस मामले में सुस्ती दिखा रही है। तो उसको एमआई के लोग, आईएसआई के लोग, आईबी के लोग, दूसरे अदारों के लोग बनाए गए ताकि को तहकीक को और साबित किया जाए कि दुरुस्त बात है। फिर रवाज चल पड़ा इस मुल्क में। अल्लाह के हत्ता के एक जीआईटी की रिपोर्ट के नतीजे के तौर पर एक वजीर आजम को जाना पड़ा, नवाज शरीफ को। यानी कि असल कानूनी प्रोसेस तो उसमें नहीं किया गया ना जी। और लाहौर की मॉडल टाउन की जीआईटी की रिपोर्ट जो है वो एक अलग कांटा बनी बैठी हुई है। नई हुकूमत आई, उसने कहा जी हम एक और जीआईटी बनाएंगे। उन्होंने कहा नहीं नहीं, बना नहीं सकते आप इस तरह। रिजल्ट क्या होता है कि जो पुलिस ने तफ्तीश करनी होती है, जो उसने एफआईआर काटनी होती है, एफआईआर के नतीजे के तौर पर लोगों के बयान लेना होता है, गवाहियां लेनी होती है, एक मुकदमा बनाना होता है। एक तो इस काम में वो नलायक होती है और दूसरा वो छुप जाती है इस जीआईटी वगैरह के चक्कर में और लोग भूल जाते हैं असल मुकदमा क्या है। मॉडल टाउन लाहौर का मुकदमा किसी और के खिलाफ है, जीआईटी किसी और के खिलाफ बन रही है। तो ये सारी एक कंफ्यूजन जो हमने सियासी तौर पर क्रिएट कर रखी है, ये बेफायदा चीजें और इसका कोई फायदा आम तौर पर पहुंचा नहीं। कराची के हालात देखिए, बल्दिया टाउन का वाकया कोई मामूली वाकया नहीं है। देखिए, 260 लोगों को आग लगा के जला देना और ना उनको बाहर निकलने देना, ना उनको चांस देना और उसी जमाने में ये आ जाना कि इसके पीछे बत्ता है, बत्ता ना मिलने पर ये हुआ और स्टेट खामोश रही। ये स्टेट की नाकामी है। ना मैं कहता हूँ सिंध हुकूमत की नाकामी है, ना मैं कहता हूँ वफाक के किसी इदारे ने इसमें काम किया, ना मैं कहता हूँ कि एमपी फलां ने पाला और फलां ने परवान चढ़ाया और फलां ने उनको खड़ा किया। मैं एक लंबा अर्सा कराची में रहा हूँ, मैंने सारे वाकयात को आंखों में देखा है, कैसे होते थे, क्यों होते थे, क्यों कर होते थे। और लियारी और किमाड़ी का इन इलाकों का जो किस्सा है जिसमें सारी गैंगवार शामिल होती है, जिसमें उजैर बलोच तो अब आया है, इससे पहले कोई रहमान बशीर था, उससे पहले पता नहीं क्या थे, और अमन फोर्स बनी और क्या क्या की और उसने जुल्फकार मिर्जा ने जो आपकी हुकूमत की गोद में बैठा हुआ है, ये तक कहा कि मैंने इनमें असला फंटा था। उस वक्त वो पीपल्स पार्टी या वजीर खारजा था, वजीर दाखिला था। ये सारी बातें कराची में एक सत्यानाश कर दिया। सारे सज्जाद मीर कह रहे साहब, हैं आपने कि आपने जिस तरह से फरमाया और दुरुस्त फरमाया कि ये रियासत की नाकामी है, मैं एक चीज़ जो जानना चाहूँगा कि रियासत क्यों चुप बैठी रही, रियासत क्यों आज भी खामोश है और इन अनासिर को क्यों तब भी बर्दाश्त किया जाता रहा और आज भी बर्दाश्त किया जा रहा है? रियासत चलाकियां दिखाती है, रियासत चलाकियां दिखाती है। उन्होंने अदारा बनाया कि सिंध में नेशनलिस्ट कौम परस्त हैं, बहुत ज्यादा ताकतवर होते जा रहे हैं, उनका मुकाबला कराची की फोर्स के साथ किया जाए। फिर उसके नतीजे के तौर पर बहुत से बातें पैदा हुई। इस तरह उस जमाने की रियासत तो नहीं, सूबाई हुकूमत ने सोचा कि लियारी के लोग जो हैं वो एमसीएम या उन लोगों के खिलाफ हैं जो असल कराची के अंदर फसाद पैदा करते हैं, तो बजाय इसके कि हम पुलिस इस्तेमाल करें, फौज इस्तेमाल करें, रेंजर इस्तेमाल करें, इनको तैयार करें। तो ये सारी चलाकियों की नतीजे के तौर पर जो हमारी इंतजामिया या रियासत के कोई जैली इदारे इकदाम करते हैं, उसके नतीजे के तौर पर एक कंफ्यूजन पैदा होती है। कराची को तो हमने सत्यानाश करके रखी है। आज भी लड़ाई हो रही है कि ये इख्तियार बल्दिया का है या सूबाई हुकूमत का है या वफाकी हुकूमत का है। ट्रेन बने हुए, वो रास्ता बने हुए, मैं उस रास्ते पर हजारों बार गुजरा हूं और अब जब कभी जाके जाता हूं तो मुझे दुख होता है। जहां रास्ते में पुल तक गिराए गए, लेकिन उसके बावजूद अब तक ट्रेन चल नहीं रही। फैसला नहीं हो रहा कि सूबे ने बसें मंगवानी है कि वफाक ही मंगवा के देगा। फैसला नहीं हो रहा कि इसमें बल्दियाती निजाम को ताल्लुक है कि नहीं है। वो सारे काम जो सूबे के करने, सफाई तक तो सूबे ने अपने हाथ में ले ली है। जो एक
वहां का तो बल्दिया इतनी मजबूत थी कि वो अकेले वो काम कर लेती थी जो बड़ी बड़ी सूबाई हुकूमतें नहीं करती। हमने उसको तबाह कर दिया। गौस अली शाह के जमाने में वहां अब्दुल अफगानी थे, उनको गिरफ्तार किया, सारा रोल बैक किया, और नतीजे के तौर पर फिर एक के बाद एक के बाद एक के बाद एक मसला पैदा होता गया। तो ये सारी सूरत हाल, अब सारे हमारे आइन ने सूबों को पावर दे दी है, जराए दे दिए, मिसाइल दे दिए, पैसे दे दिए, आगे उनसे कह दिया कि तुम जरा बल्दियाती इदारों को भी दे देना, छोटे लेवल पर भी इसको दे देना। बस कह दिया, हम करते नहीं। 2 साल इस हुकूमत को आगे पुराने बल्दियाती इदारे तोड़ दिए, नए चला नहीं रहे। सारी चिंता जो है, जो सारा नज्म है, सारी गवर्नेंस है, सारी रियासत के ढंग रंग है, ये इसी पे तो होता है कि फिर जब हुकूमतों में फौज को दखल का मौका मिलता है तो हम कहते हैं फौज आ गई। बिल्कुल सही। कि वो ठीक है, खुदा ना करे कि कभी ऐसी बात करूं। मैं ये कहता हूं कि हमने कोई का, अब 2 साल से क्या हो रहा है, वो लोग जिन्होंने बड़े बड़े ख्वाब देखे थे, जिनके बड़े बड़े आदर्श थे, बड़े बड़े आइडियल थे, बड़े बड़ी उन्होंने देखा था कि इस मुल्क में क्या तब्दीली आएगी। तब्दीली भी एक बहुत बड़ा नारा है, ओबामा ने भी लगाया था। वेग तब्दीली कुछ नहीं हुआ करती। वेग तब्दीली तो अफ्रीका में ओबामा नारा लगाता है तो कुछ निकलता ही नहीं है। लोग आकर पूछते हैं बिल्कुल सही सजाद भी साहब। सर पॉइंट टेकन सर। मैं आगे बढ़ते हुए ब्रिगेड साहब को की राय भी ज़रा इस पर ले लूँ। ब्रिगेड साहब, आप कैसे देखते हैं ये सारा मामला, और जो एक सवाल मुसलसल जो बनता है कि रियासत की गलती है और रियासत खामोश क्यों थी और क्यों है, आपकी क्या राय होगी? देखिए अरसलान, बात यह है कि एक तो मैं इफ्तिखार साहब से थोड़ा सा, मैं लॉट ऑफ रिस्पेक्ट फॉर हिम, थोड़ा सा मैं डिफर करूँगा कि इट मैटर्स, इनके ये जो भी चीज़ें होंगी ना, इट अफेक्ट्स टू ऑल ऑफ अस। वी आर सिटीजन ऑफ पाकिस्तान। मैं कराची में रहता हूँ और मुझे भी बहुत इफेक्ट होता है, इसलिए कि ये किसी के साथ भी हो सकता है। इसलिए वी ऑल हैव टू शो आवर कंसर्न एंड रेज आवर वॉइस, ताकि आइंदा के लिए ऐसी चीज़ें नहीं होनी चाहिए। बात यह कि ये सारा पॉलिटिकल इंजीनियरिंग, पॉलिटिकल एक्सपीडियंसी, MQ बनाई गई, अमन कमेटी काउंटर करने के लिए पीपल पार्टी ने बनाई, उसका क्या हासिल हुआ, उज़ैर बलोच कैसे मिल गया, बिल्कुल ये नहीं होना चाहिए था और बहुत गलत है। बात है कि 249 लोग बल्दिया कराची के इंसिडेंट में दे डाइड, दे वर बर्न्ड टू डेथ और लॉक कर दिया गया। 8 साल गुजर गए हैं। जिनके साथ ये हुआ उनसे पूछे उनका क्या हाल होगा। एंड नथिंग हैज हैपेंड बिकॉज पॉलिटिकल की रीजन की वजह से उसको दबा के रखा हुआ है। किसी को MQ की जरूरत है, किसी को ताफतन की पहले जरूरत है, वो निकल गया, अभी भी ये चल रहा है। नहीं, लेकिन ब्रिगेड साहब, ये रिपोर्ट से क्या ये तासुर जाता है कि वो जो उनके लवाहिकीन है उनको सब्र मिल गया या कुछ सुकून मिल गया या कुछ? मैं कहता हूँ इमीडिएट मिलना चाहिए। 164 में ही हैज कन्फेस्ड, इसने भी, उज़ैर बलोच ने 164 में सारा कुछ लिखा हुआ है। दैट इज ऑथेंटिकेटेड, क्योंकि उसने जज के आगे विदाउट एनी स्ट्रेस प्रेशर के उसने स्टेटमेंट दी हुई है। दैट मैटर्स, उसका बड़ा कम जिक्र है इस रिपोर्ट के अंदर। लाइकवाइज 249 जो लोग मरे हैं उनकी फैमिलीज के बैठी हुई हैं, उनको पता नहीं कितने ब्रेड अर्नर थे, क्या प्रॉब्लम थी। इंसाफ मिलना चाहिए हर हालत में। और वही जो हम कहते हैं जस्टिस डिलेड जस्टिस डिनाइड, वो बात है। इसी तरह उज़ैर का भी बात है। ये अभी जिस तरह एक आपस में एक प्रॉब्लम चल रही है, दोनों वो कह रहे हैं ये रिपोर्ट ठीक है, वो रिपोर्ट, व्हाट इज द आंसर? व्हाट इज सो डिफिकल्ट बाय द फेडरेशन ऑफ पाकिस्तान कि आप अपनी फेडरल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी को बोलें, ये 7 लोग जो JIT में थे, बुलाएं, एफिडेविट लें उनसे, उनको कहेंगे आगे क्या बताएं, ये दोनों रिपोर्ट है, विच वन इज करेक्ट, हाउ मच डज टाइम टेक, ताकि ये भाम खत्म हो जाए। जिसको सजा मिलनी है मिले, जो डिजर्व करता है। नाइंसाफी नहीं होनी चाहिए, जस्टिस होनी चाहिए। कोई भी पॉलिटिकल पार्टी हो या इंडिविजुअल हो, आप FIA बुलाए, उनसे सीधा एक एफिडेविट लें, जी बताएं ये 2 इंक्वायरीज हैं, कौन सी चीज़ मिसिंग है या नहीं है, या कौन सी ऑथेंटिकेटेड है, उसके ऊपर एक्शन कर लें। लेकिन इसको इतना हमें देखिए ना, हमारे, मैंने कभी नहीं देखा कश्मीर के ऊपर कितने इशू चल रहे हैं, सेहत के ऊपर कितने चल रहे हैं, एजुकेशन पे कितने चल रहे हैं, महंगाई पे कितने चल रहे हैं। तो एक ये इशू उठा लेते हैं, ऐसे इशू, और उसके बाद फिर पूरा मीडिया हमारा शुरू हो जाता है। मीडिया हैज़ टू डू लॉट ऑफ कंस्ट्रक्टिंग वर्क फॉर द पीपल ऑफ पाकिस्तान। पाकिस्तान के बहुत मसाइल हैं, एनर्जी क्राइसिस की बात करें, महंगाई की बात करें, वाटर क्राइसिस की बात करें। इंडिया में देखें कैसे वो रोज़ पाकिस्तान को तबाह करके असर कर रहे होते हैं, कश्मीर कश्मीर कश्मीर। हम एक इवेंट होता है, एक हफ्ते 10 दिन के बाद हम सब भूल जाते हैं, उसके बाद कभी दोबारा होगी तो बात होगी। और इसीलिए इंडिया आगे निकलता जा रहा है। एक कश्मीर पर कब्जा किया, गिलगित बल्तिस्तान पे
आधार को क्लेम कर रहा है, सीपे के लिए कर रहा है, कभी लाइन ऑफ कंट्रोल पे कर रहा है, कभी कोई प्रॉब्लम कर रहा है, वो ओपनली कह रहा है मैं बलूचिस्तान में ये कर रहा हूँ, मैं पाकिस्तान में ये करेंगे, हम ये कर देंगे। हमने तो कभी ऐसी बात नहीं की। वी शुड ऑल बी कंसर्न और मीडिया शुड टेकिंग ऑल दीज थिंग्स ऑल्सो। और हमारे अवाम को भी ये कंसर्न होना चाहिए कि, और मीडिया को, हमारे जर्नलिस्ट को, हमारे तमाम इंटेलिजेंसिया को ये चाहिए कि कंस्ट्रक्टिव बातों में लेकर आए। बस एक इसका बात हो गई, आई थिंक फेडरल गवर्नमेंट हैज टू टेक कॉग्निसेंस, दे हैव टू इमीडिएटली इस अफवाह को खत्म करें और बात को खत्म करें, आगे चलें। लेट्स मूव फॉरवर्ड एंड डू सो मेनी अदर थिंग्स। बिल्कुल सही जी। तो ये यकीनन मुख्तलिफ आरा हैं इस पर, लेकिन आगे बढ़ते हुए मैं इफ्तिखार अहमद साहब मज़ीद आपका वक्त इस पर नहीं JIT पर लूँगा, लेकिन इस वक्त जो गवर्नमेंट है और जिस तरह से गवर्नमेंट का परफॉर्म करना मुसलसल एक चीज़, और आपने जिक्र किया कि आपको आम आदमी की फ़िक्र है, आम आदमी को रोटी मिल रही है नहीं मिल रही है, उसका रोज़गार है या नहीं है। सर ये तमाम तर चीज़ें तो छिनती जा रही हैं और कोई स्टेबिलिटी बज़ाहिर हमें हुकूमत में नज़र नहीं आ रही, और कोई ऐसी सिमत के को खुशहाली का दौर आएगा वो भी नज़र नहीं आ रहा। और जो अपोजिशन का मुतालबा है, मौलाना फजल रहमान साहब बड़ा पुरजोर मुतालबा कर रहे हैं, बाकी तमाम लोग कह रहे हैं कि नाकाम हो गई। आप समझते हैं कि ये मुनासिब वक्त है ये कह देने का कि ये नाकाम हो गए हैं, और इज़ इट टू अर्ली? जो एक पेशेंस नहीं रहती हम लोगों में, हमने 5 साल अब हमें इंतज़ार करना चाहिए और 5 साल बाद ये तय करना चाहिए कि ये कामयाब थे या नाकाम थे। मैं तो कहता हूँ 5 साल इंतजार करना चाहिए, बिल्कुल 5 साल जो कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा हुआ है, इनको 5 साल बिल्कुल मौका मिलना चाहिए कि ये अपना काम पूरा करें, क्योंकि इन्होंने तो बहुत अच्छे वादे किए हुए हैं पाकिस्तान के कौम से, तो दे मस्ट फुलफिल दोज जो है कमिटमेंट पूरी कर। 5 साल दें आप इन्हें। लेकिन इफ्तिखार साहब ये क्या एक माजरा है, चाहे किसी की भी हुकूमत हो, 1.5 साल में ही -1 के नारे लगना शुरू हो जाते हैं। ये -1 का नारा तो खुद प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान में इमरान खान साहब ने फ्लोर ऑफ द हाउस पर लगाया और थ्रेट किया, अगर मैं नहीं होऊंगा तो पीछे मुड़ के देखा कि ये लोग जो हैं ये देख लेंगे। देखें, इमरान की ऑब्सेशन है विद 2 फैमिलीज, नवाज शरीफ एंड आसिफ जरदारी। काश वो इससे बाहर निकल आता, और काश अभी भी वो बाहर निकल आए। उनको सजा देने के लिए उसको मैं 25 नंबर दे सकता हूं, लेकिन जो 75 नंबर का और पर्चा है जिसमें उसका मैनिफेस्टो इन्वॉल्व है, ये उसका काम है कि उस मैनिफेस्टो पे अमल दरामद करे, और मैनिफेस्टो में अमल दरामद करने के लिए 2 साल जो है काफी होते हैं। ये आप 1/10 और 1/20 ऑफ जो अपना मैनिफेस्टो उस पर अमल करते हैं तो बड़ी बात है। आपका मैनिफेस्टो सिर्फ ये है कि आपने 2 खानदानों से पैसा निकलवाना है, निकलवा लें। किसी ने रोका है? कोई रेजिस्ट कर रहे होंगे कुछ इंडिविजुअल उनके पार्टियों में से, ठीक है, उनका राइट बनता है, लेकिन आपको बाकी काम भी तो करने हैं ना। ये जो बाकी वोटर है जिसके आप बहुत दावा करते हैं कि आपको 1 करोड़ पता नहीं कितने लाख वोट मिले, तो जो करोड़ा वोट आपको मिला है उसका कोई हक नहीं है आपसे सवाल करे कि आप क्या कर रहे हैं और इस मुल्क में क्या हो रहा है। लेकिन इफ्तिखार साहब उसका तो बड़ा सीधा सा जवाब है कि जो कुछ हो रहा है और जो बुरे हालात हैं इसकी जिम्मेदार माजी की हुकूमतें हैं। अच्छा, ये सुन लीजिए आप, सुन ले, बड़े अच्छा मौका मुझे आपने दिया एक बात करने का। आज एक रिपोर्ट छपी है, इसकी महकमा शुमारियात ने बताया कि हमारी जो रोजमर्रा की चीजें हैं ये पिछले कई सालों से अब इस अंदाज पहुंच गई कि 10.5% इसमें इजाफा हो गया है, दालों में, चावल में, सारी चीजों में। तो सुबह एक दोस्त कह रहे थे कि ये वो और मैं एक प्रोग्राम में थे, वो कह रहे थे कि इसकी वजह IMF का वो लोन है जो हमने इसलिए लिया कि पिछली हुकूमतें लूटमार कर गई थी, उनकी लूटमार से हमारा जो अपना अदायगी का बुरान आ गया था, इसलिए ये दालें महंगी हो गई। खुदा का खौफ करो यार, मूंग की दाल का IMF के लोन और उनकी लूटमार से क्या ताल्लुक है? उनके जाने के बाद अब 4 फसलें आपके जमाने में मूंग की हो चुकी हैं और दालों की हो चुकी हैं। ऐसा तो ना करें कि हम माजी में रहें और ये 4 फसलों की जिम्मेदारी ना लें। इन 4 फसलों में जो रियासत का काम है, जो सूबाई हुकूमतों का काम है, जो कमिश्नर का काम है, जो डिप्टी कमिश्नर का काम है, जो मजिस्ट्रेट का काम है, जो प्राइस कंट्रोल कमेटियों का काम है, हम उस सबको भूल जाएं। हम उन तमाम किताबों को भूल जाएं जिन किताबों में उनको काबू करने के लिए ऐसी चीजों को कवानी लिखें, और ये कल यही ना कह दें कि वो किताबें भी वो साथ ले गए। देखिए, हद होती है। मैंने 25 नंबर देने को मैं तैयार हूं एज ए सिटीजन ऑफ पाकिस्तान,
बेईमान, करप्ट, चोर, लुटेरों, माफिया और होर्डिंग करने वाले करप्ट इंसानों के खिलाफ हूं मैं। तो 25 नंबर तो मैं दे देता हूं उनको सजा देने के लिए। लेकिन मेरी सड़क, मेरी गली, मेरा मोहल्ला, मेरा पीने का पानी, मेरे खेत में फर्टिलाइजर, मेरे खेत में स्प्रे अच्छा हो, मेरा अपना डीजल मुझे सही मिले, मेरा पेट्रोल सही मिले, मेरी दवाइयां सस्ती मिले, ये किसका काम है? और अगर इसमें खराबी है इस सिस्टम में, तो किसने अब ठीक करनी? किसने वोट लिए हैं खराबियों को खत्म करने के? आपने लिए जनाब, आपका काम है। और आपकी हुकूमत है KPK में, आपकी हुकूमत है बलूचिस्तान में, आपकी हुकूमत है पंजाब में, आपकी हुकूमत है वफाक में। तो किसने ये करना है सब कुछ? ये कोई जवाब नहीं है। क्या नहीं हो रहा? आप PTDC को बेच रहे हैं, आप चीनी का 70 रुपए कीमत करके एक आना भी उसमें वापस नहीं करा सकते। आटा जो गंदम जो हम अप्रैल में काटते हैं, उसका बहरान हम जुलाई के पहले हफ्ते में महसूस कर रहे हैं, बल्कि शहरों में तो जून के अंदर उसका बहरान आ गया है। मेरी गलती है? किसने प्रक्योर करनी थी अपना गंदम इस साल? माजी की हुकूमतों ने करनी थी, उन करप्ट 2 खानदानों ने करनी थी। मेरा ख्याल है दिस इज द टाइम कि सारी पाकिस्तान की इंटेलिजेंसिया से देखे और सोचे कि हम किधर जा रहे हैं। कहीं ये ना हो कि कल सब कहें कि हम ये कहें कि ये थैंक यू वेरी मच, हमारे 5 साल पूरे हो गए, हम जा रहे हैं, या वैसे ये वोट आउट हो जाएं और हम वहां उस बुरान में खड़े हों, फिर जिस बुरान का सामने ये नई आने वाली जमातें कहते हैं कि जी सब कुछ तबाही PTI करती। सही सर, मैं सज्जाद मीर साहब से जानना चाहूँगा सर, 25 नंबर इफ्तिखार अहमद साहब ने दे दिए। मैं थोड़ा सा सोच रहा था कि किस तरह दे दिए, क्योंकि अभी तो सिर्फ दावे हैं कि हम सज़ा देंगे, पैसे लूटे हुए निकालेंगे, लूटी हुई दौलत वापस लाएंगे, दुबई में कौन सी प्रॉपर्टी, ये सिर्फ अभी सुराग लगाए और ये दावे हैं, आया कुछ नहीं है अभी कौमी ख़जाने में। तो आया 25 नंबर भी दिए जा सकते हैं, क्योंकि ये भी सिर्फ एक बयानिया है, इस पर भी अमल दरामद नहीं हुआ, करप्शन के खात्मे पर भी नहीं अमल दरामद हुआ, बाकी भी चीज़ें नहीं, और बहुत सारी बाकी चीज़ें तो हो ही नहीं रही। अच्छा, मसला ये है कि ये देखने की बात ये है कि ये तो शायद खाकान अब्बासी ने भी कहा कि मैं चाहता हूं कि 5 साल हुकूमत पूरी करें, और आइडियल सिचुएशन यही होती है। एक पार्लियामानी डेमोक्रेसी में यही होता है कि अगर कोई इलेक्शन हो जाए तो अगले इलेक्शन तक वो हुकूमत हो। लेकिन पार्लियामानी डेमोक्रेसी में दूसरी बात ये होती है कि पार्टी मजबूत होती है। पार्टी जब देखती है कि कोई हुकूमत जो उनकी तरफ से आई है डिलीवर नहीं कर रही, चाहे वो मार्केट टेचर की हुकूमतें और निकाल के बाहर फेंकते। ये अमेरिका का सिस्टम नहीं है कि ट्रंप आ गया तो अब सवार रहेगा पीले तस्मा की तरह पूरे 4 साल के लिए। पार्लियामानी हुकूमत में ये होता है कि अगर कोई शख्स डिलीवर नहीं कर रहा, हमारे यहाँ तो पार्टियां हैं ही नहीं, हमारे यहाँ तो अफराद हैं, जरदारी हैं, बिलावल होंगे, लेकिन जरदारी हैं, नवाज शरीफ हैं, इमरान खान है। इमरान खान को निकाल दो तो पार्टी कौन सी है? -1 का फार्मूला, -1 को निकाल दो तो बाकी क्या रह जाता है? ठीक है, ताकि एक की कीमत को बढ़ा देते हैं, लेकिन वो सिफर ही है। हमारे यहाँ सूरत हाल ये है, बहुत अच्छी इफ्तिखार ने बयान की है सारी मामला, क्या पेट्रोल काबू में नहीं आया इनके, गंदम का बहरान जो सबसे बड़ी बात यह है कि हमारा मुल्क इसलिए मजबूत मुल्क है कि जहाँ की ज़राअत मौजूद थी, जहाँ के लोग भूखे नहीं मरते थे, इतनी गंदम पैदा होती थी कि हम अपनी जरूरतों के अलावा कभी कभी कुछ बाहर भी भेज देते थे, हम अपनी मुर्गियों को भी खिला देते थे। और हमारे यहाँ हमारी ज़राअत इतनी अच्छी थी कि हमारी टेक्सटाइल की इंडस्ट्री जो कॉटन की पैदावार पैदा होती थी, $16 बिलियन की तिजारत करती थी, और चावल, कॉटन और चमड़े की तिजारत मिलकर हमारी तिजारत का 70% था एक्सपोर्ट का, जो हम बात करते थे। हमने तबाह कर दिया, गन्ना खड़ा कर दिया, जंगीब तरीन के साथ या किसी और के साथ, या शहबाज शरीफ के साथ, या जरदारी के साथ, या मौसम चौधरियों के साथ। मतलब हमने किया क्या? हमने अपने मुल्क की मईशत की प्लानिंग करने दी नहीं। आप कहते हैं जी पहलों ने कर दी है, तो आप क्या कर रहे हैं बताएं तो सही। आपके होते हुए ज़राअत की फसल का क्या हाल हुआ है? ये फसल पिछले जमाने में नहीं काश्त की गई थी, आपके होते हुए काश्त की गई थी। आपके होते हुए कह दिया पंजाब ने भी टारगेट पूरा कर दिया है 45 लाख टन का। वफाक ने कितनी ली है जो उसका टारगेट था? वो बोलते नहीं। सिंध ने कितनी ली है जो उसका टारगेट था? अभी शुरू हुआ है, आप कहते हैं पंजाब को 9 लाख टन गंदम बांध लाओ। पंजाब कहता है बाद में मैं क्या करूंगा? आप कहते हैं मंगवा लेंगे बाहर से, एक्सपोर्ट कर लेंगे, इंपोर्ट कर लेंगे। नहीं, खुदा का खौफ करो।
चीनी, ये कोई चीज छोड़िए। अब आज तक इस मुल्क में पेट्रोल का बहरान जो था, चंद घंटों के सिवा, एक आध दिन के सिवा कभी पैदा नहीं हुआ। आपने वो पैदा कर दिया। सिक्योरिटी का मसला है। पेट्रोल का जखीरा रखना 2 हफ्ते के लिए, 3 हफ्ते के लिए हमारा सिक्योरिटी का मामला है। आपने उसको कंप्रोमाइज कर लिया। आपको कहा गया कि शायद आपके जो पायलट हैं आपकी बात नहीं है और उनको ग्राउंड कर दें। उनको ग्राउंड करने के बजाय आप एयरलाइन ग्राउंड कर दें। ये क्या, ये जो आपको जोम है पारसाई का जोम बलीसियत है। ये अजीब जोम है आपको कि हमने पहली बार ये कर दिया, उनको बेनकाब कर दिया। बेनकाब उनको क्या किया? एयरलाइन तबाह कर दिया, आप उसको बेचना चाहते हो। रूस ब्रांड आपकी लिस्ट पे है बेचने का, आपने साफ कह दिया। क्या करना क्या चाहते हैं? मसला ये नहीं है कि इस वक्त सूरत किया कि 5 साल रहे या 2 साल रहे या 1 साल रहे या -1 का फार्मूला हो। ये तो ऐसे चस्का देने के लिए कोई शेख रशीद किस्म के लोग जो है बुलूंगड़ है, वो इस तरह की बातें करते हैं। शेख रशीद जब कहे कि मैं इस मुल्क का सीनियर टीम पॉलिटिशियन हूं और मैंने 14 मिनिस्ट्रियां चलाई हैं, तो हमें डूब बढ़ना चाहिए। हद होती है किसी चीज की। और टके टके के लोग, अब ये शहबाज गिल कहां से ले आए? किस यूनिवर्सिटी का पढ़ा हुआ है? सूबे से निकाला कि काम चल नहीं रहा और उसको बिठा दिया छुपा के, और 6 महीने के बाद फिर फांसी लगा दिया। सर ये किसी को समझ नहीं आती। उनके हवाले से किसी को बिल्कुल सही। सजाद मीर साहब, मैं जरा क्विकली ब्रिगेड साहब का भी पॉइंट ऑफ व्यू ले लूं। ब्रिगेड साहब, कैसे देखते हैं सर परफॉर्मेंस को? 2 साल मुकम्मल होने को और 3 साल मजीद चलना है, 6 महीने की डेडलाइंस खुद दे रहे हैं और बज़ाहिर कोई एक फ्रंट भी सीधा होता हुआ नज़र नहीं आ रहा। तमाम तर मामलात उलझते जा रहे हैं, बहरान है कि सर उठाते जा रहे हैं, माफियाज सरगर्म हैं और परफॉर्मेंस ज़ीरो है। सर देखिए अरसलान, बात यह है कि एक तो इनकी गवर्नमेंट बहुत अनलकी है, इसलिए कि आते ही पहले इनको इकोनॉमिक क्राइसिस आ गई, फिर उसके बाद कोविड की प्रॉब्लम हो गई, फिर अब इंडिया के जो हालात आपके सामने चल रहे हैं। ही हैज़ बीन एम्ब्रॉयड इन दोज़ थिंग्स, आई थिंक वी ऑल अंडरस्टैंड। बट डेफिनेटली जो कुछ बातें हैं उस पर कोई डाउट नहीं है। मैनिफेस्टो में था कि जी आपने करप्शन खत्म करनी है, पैसा लूटा वापस करना है। ही कुड नॉट। व्हाट आर द रीजंस? आई थिंक वी ऑल नो। और उसमें सबसे बड़ा मेरे ख्याल में हर्डल जो है वो जुडिशरी है कि जुडिशरी में लोग आके स्टे ले लेते हैं, कभी कोई ले लेते हैं, कुछ कर लेते हैं, वो भी प्रॉब्लम है। प्लस एक पूरी ऑपोजिशन गैंग अप कर चुकी हुई है, एंड इंक्लूडिंग सम ब्यूरोक्रेसी ऑल्सो, जिसकी वजह से इनको बहुत मसाइल का सामना है। प्लस सब ऑपोजिशन तो कुछ कह ही नहीं रही ने, लेकिन नहीं, ऑपोजिशन जो करना चाह रही है वो कर रहे हैं। लेकिन एक मौका था, ये इनकी टीम कमजोर, जिसकी वजह से ये ना पंजाब में कुछ मेन PMLN को डंड डाल सके, ना फेडरल में डाल सके। टीम नेगोशिएटिंग टीम जो होती है सिलेक्ट करते हैं, उसकी प्रॉब्लम रही है। अब इशू ये है कि इनके पास बड़ा कम टाइम, बिल्कुल 5 साल का मैंडेट है और 5 साल के बाद पीपल हैव टू जज इनके किया नहीं किया। बट बिफोर दैट ये जो एक अगला साल बजट तक का टाइम आ रहा है, ही हैज़ टू डिलीवर। इसमें कम से कम कुछ काम ऐसे करने की ज़रूरत है इनको, एमरजेंसी बेसिस पे। आवाम को प्राइसेस, बिल्कुल ठीक बात है, आप दोनों मेरे दो भाइयों ने कहा, बिल्कुल कीमतें अनजस्टिफाइबली बहुत ज़्यादा बढ़ गई हैं और ये डोमेस्टिकली प्रोड्यूस जो कमोडिटी आइटम्स हैं उसकी कोई जस्टिफिकेशन नहीं है। नंबर 2 बात यह कि आपने घरों का वादा किया, ठीक है 1 साल में बनाएं, जो कर सकते हैं करें। एजुकेशन की बात है, हेल्थ की बात है, जॉब अपॉर्चुनिटीज़ की बात है, जॉब्स देनी है। ये ही हैज़ टू डू समथिंग बिफोर अनाउंसिंग नेक्स्ट ईयर बजट। 1 साल का टाइम है। मैं तो यहाँ तक कहूँगा कि ये खुल के जो कर सकते हैं करें। एंड देर आर प्रॉब्लम कि इनकी हुकूमत जो है 4-5 वोट पे खड़ी हुई, जिसकी वजह से भी प्रॉब्लम है। कभी PMLQ ब्लैकमेल करती है। राइटली सेड ब्रिगेड साहब, बिल्कुल ये यकीनन इनको they'll have to deliver। मेरे पास I'm exceeding the time limit। बहुत शुक्रिया अदा करना चाहूँगा तीनों मोअज़्ज़ज़ मेहमानों का। गुफ्तगू आपने सुनी नाज़रीन, मायूसी यकीनन बढ़ रही है पर ये टेस्टिंग टाइम है और अगर ये वक्त में मौजूदा हुकूमत अब डिलीवर नहीं करती आने वाले कुछ 6-8-10 महीने में, तो यकीनन बहुत ज़्यादा कंसर्न्स बढ़ जाएंगे। वी होप कि ये डिलीवर करें समहाउ। आज के प्रोग्राम से इतना ही। अरसलान खालिद को इजाज़त दीजिए, अल्लाह ने के बाद।